दोस्तों आज ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच युद्ध का 24 दिन पूरा हुआ है और अभी भी 95% लोग इस युद्ध की घटना चक्र को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों का एक ही कहना है कि इजराइल और अमेरिका ईरान पर अटैक क्यों कर रहा है, आखिर इजराइल को ईरान से क्या चाहिए। लोगों का दूसरा पॉइंट यह है कि मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री क्या है, आखिर ईरान अमेरिका और इजराइल पर अटैक के अलावा इन पर अटैक क्यों कर रहा है। लोगों का तीसरा पॉइंट यह है कि नाटो के सदस्य क्या है, आखिर अमेरिका नाटो का बॉस कैसे बना। लोगों का चौथा पॉइंट यह है कि आखिर चाह कर भी इजराइल और अमेरिका ईरान पर परमाणु अटैक क्यों नहीं कर सकता। और पांचवा पॉइंट यह है कि इजराइल ईरान के अलावा हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और सीरिया पर अटैक क्यों कर रहा है। और छठा पॉइंट यह है कि अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर जीत हासिल कर पाएंगे और अभी तक ईरान सुपर पावर के सामने इतना एग्रेसिव तरीका से कैसे टिका हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इन सारे डाउट को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगला पॉइंट, अभी तक इस युद्ध का सिचुएशन क्या है और करंट न्यूज क्या आ रहे हैं। दोस्तों चलिए इस युद्ध की घटना को शुरू से शुरू करते हैं। 28 फरवरी लगभग सुबह 9:30 बजे अमेरिका ने ऑपरेशन इपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन के ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए ईरान में स्थित तेहरान के एक कंपाउंड पर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें इजरायली एयरफोर्स ने F-15 और F-35 फाइटर जेट के जरिए 30+ मिसाइल्स और बम्बर गिराए, जिसके कारण ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अपने 40+ हाई रैंकिंग लीडर्स और बड़े बड़े सेना के कमांडर के साथ मारे गए। दोस्तों यहाँ पर अयातुल्ला खामेनी अपने टॉप सिक्योरिटी लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे, लेकिन इसकी जानकारी को ट्रैक करके अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अपने देश के नेताओं और सेना को दे दिया, जिसके बाद इस घटना का अंजाम दिया गया। दोस्तों इस घटना के बाद ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए युद्ध का कमान संभाला और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के सैन्य बेसों और इजराइल पर मिसाइलों से और ड्रोनों से अटैक करना शुरू किया। दोस्तों ये युद्ध आज इतना खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है कि यदि परमाणु बम से अटैक होना शुरू हुआ तो ये युद्ध 21वीं सदी का सबसे खतरनाक और भयावह युद्ध साबित होगा और इसी के साथ वर्ल्ड वार 3 का शुरुआत हो जाएगा। अब चलिए शुरू से शुरू करते हैं और पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि आखिर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक क्यों किया और इजराइल को ईरान से क्या चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ने अचानक ईरान पर अटैक किया था, ये इनके बीच सालों से बढ़ती हुई टेंशन का नतीजा था। इजराइल और अमेरिका का कहना था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था। एक दावा था कि ईरान के पास लगभग 60% इनरिच यूरेनियम का बड़ा स्टॉक है और इससे वह कभी भी और बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन बना लेता। दोस्तों ट्रंप बार बार कहता आ रहा था कि किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, जबकि ईरान के पास यदि न्यूक्लियर वेपन हो जाता तो इजराइल इसको खुद के लिए खतरा महसूस कर रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना था कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो जाता तो वह इजराइल पर पूरी तरीका से हावी हो जाता। तो पहला कारण यही है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अचानक अटैक कर दिया। दोस्तों ईरान के पास लंबी रेंज वाली बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ये आसानी से यूरोप और US बेस तक पहुंच सकती है। तो इन मिसाइलों को नष्ट करने के लिए भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अचानक अटैक किया था। दोस्तों अयातुल्ला अली खामनेई पिछले 37 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, तो इनकी लीडरशिप को कमजोर करना और ईरान का रिजीम ही चेंज कर देना इजराइल और अमेरिका का पिछले कई सालों का प्लान था। दोस्तों 28 फरवरी को ईरान पर अचानक अटैक करने का कारण यह भी है कि ट्रंप कह रहा था कि ईरान इजराइल पर अटैक करने ही वाला था और जब जवाबी कार्रवाई में इजराइल ईरान पर अटैक करता तो इसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट में स्थित US बेस पर भी अटैक करना शुरू कर देता। तो ये भी कारण है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अचानक अटैक कर दिया। दोस्तों इस युद्ध में मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री काफी पॉपुलर हुए हैं। कारण यह है कि ईरान अमेरिका के सैन्य बेसों और इजराइल पर अटैक करने के अलावा इन पर भी अटैक कर रहा है। तो ये क्या है और ईरान इन पर अटैक क्यों कर रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों मिडिल ईस्ट पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों का एक भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र है। इसमें टोटल 17-18 के करीब देश आते हैं और इजराइल और ईरान इसी मिडिल ईस्ट का हिस्सा है। अभी तक कम से कम 10 से 12 मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान अटैक कर चुका है। आप इस मैप में
इन सारे मिडिल ईस्ट के देशों को देख सकते हैं। और दोस्तों गल्फ कंट्री यानी खाड़ी का देश मुख्य रूप से फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को कहा जाता है। इसमें टोटल 6 देश आते हैं। ये अमीर और तेल समृद्ध अरब देश हैं। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान, ये हैं 6 खाड़ी का देश। और इन सारे देशों पर ईरान अटैक कर चुका है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं ईरान इन मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रियों पर अटैक क्यों कर रहा है। शुरू में ईरान का मुख्य टारगेट इन देशों में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस था। ईरान सोच रहा था कि यदि वो इन देशों में स्थित अमेरिकी बेस पर टारगेट करेगा तो ये मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्री अमेरिका को युद्ध रोकने की दबाव बनाएंगे। लेकिन बात यहाँ उल्टा हो गया। सऊदी अरब जैसे देश अमेरिका को ईरान पर और घातक तरीके से अटैक करने के लिए उकसाने लगे। फिर ईरान ने यूएई में स्थित यूएस फैसिलिटीज, कतर में स्थित मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस अल उदैद पर अटैक किया और चुन चुनकर इन देशों में स्थित अमेरिकी ट्रूप्स और एसेट पर अटैक करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है, पर अटैक किया, इससे लगभग ईरान का 12% गैस का प्रोडक्शन प्रभावित हुआ। इसके जवाब में ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के देशों में स्थित एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक करना शुरू किया। कतर का रास लाफान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट हब है, पर अटैक किया। इसके बाद यूएई के हाफसन, जो अबू दुबई नेशनल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी है, पर अटैक किया। फिर सऊदी अरबिया के रास तानूरा, जो वहां का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, पर अटैक किया। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर भी दनादन मिसाइली अटैक किया। डिमोना, जो इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर भी ईरान ने अटैक किया। इसके बाद इजराइल का तेल अवीव। दोस्तों ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया और इसके रेजिडेंशियल ब्लॉक को डैमेज कर दिया। दोस्तों रोज इन घातक मिसाइलों के अटैक से हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं नाटो क्या है और नाटो का बॉस अमेरिका कैसे बना। दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करके द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की बढ़ती हुई ताकत और कम्युनिज्म के फैलाव से बचाव के लिए बनाया गया था। अभी नाटो में अमेरिका सहित 32 देश शामिल हैं और नाटो का मुख्य उद्देश्य इन सदस्य देशों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और इनकी लोकतंत्र की रक्षा करना है। दोस्तों नाटो को समझा जाए तो ये अमेरिका के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इन नाटो के सदस्यों में अमेरिका अकेला इतना ताकतवर है कि ये सारे नाटो के देश अमेरिका के दबाव में रहते हैं और इसलिए हम अमेरिका को नाटो का बॉस भी बोल सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि नाटो के इन 32 देशों में केवल 3 देशों अमेरिका, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के पास ही परमाणु बम है और अकेले अमेरिका के पास हजारों की संख्या में परमाणु बम है और इसमें से सैकड़ों की संख्या में परमाणु बम अमेरिका नाटो के यूरोपीय देशों में स्टोरेज करके रखा हुआ है, क्योंकि इन सभी नाटो देशों की सुरक्षा की जिम्मेवारी अमेरिका ही उठाता है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इजराइल और अमेरिका चाहकर भी ईरान पर परमाणु अटैक क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों इजराइल और अमेरिका चाहकर भी ईरान पर परमाणु अटैक क्यों नहीं कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक घटना का उदाहरण लेकर समझाता हूं। दोस्तों जब अमेरिका ने जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था, तो उस समय अमेरिका एकलौता परमाणु संपन्न देश था। यानी कि उस समय अमेरिका दुनिया का एकलौता ऐसा देश था जिसके पास परमाणु बम थे। रसिया, जो उस समय का सोवियत यूनियन था, परमाणु बम बनाने में लगा हुआ था। लेकिन आज स्थिति ऐसा नहीं है। आज दुनिया भर में टोटल 9 देशों के पास परमाणु बम है। सबसे ज़्यादा रसिया के पास, उसके बाद अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु हथियार हैं। यदि अमेरिका या इजराइल गलती से भी ईरान पर परमाणु अटैक करेंगे तो उत्तर कोरिया, चीन और रसिया जैसे देश बिना किसी शर्त पर इस युद्ध में कूद जाएंगे। फिर परमाणु बम से दुनिया भर में तांडव मच जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं इजराइल ईरान के अलावा हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और सीरिया पर अटैक क्यों कर रहा है। दोस्तों ईरान ने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस नाम का नेटवर्क बनाया है और इसमें हमास, हिजबुल्लाह, हुतीज और सीरिया ईरान का प्रतिनिधि हैं और ये सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। ईरान का IRGC इन ग्रुप्स को हथियार, ट्रेनिंग और तकनीकी मदद करता है। दोस्तों अयातुल्लाह अली खामेनी ने इन ग्रुप्सों को ईरान की ताकत की पिलर को मजबूत करने के लिए बनाया था और यही कारण है कि इजराइल सालों से ईरान को अपना खतरा मानता आ रहा है
और साथ ही अभी इन ग्रुप्सों पर अटैक कर रहा है। दोस्तों अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान पर जीत हासिल कर पाएंगे, और अभी तक ईरान सुपर पावर के सामने इतना एग्रेसिव तरीका से कैसे टिका हुआ है। दोस्तों अभी ये बताना बहुत मुश्किल है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान पर जीत हासिल कर ही लेंगे, क्योंकि अभी ईरान अपने देश की शान और अपने नेता की याद की जुनून में युद्ध लड़ रहा है। ईरान के सामने भले ही सुपर पावर है, लेकिन वह किसी भी मामले में कमजोर नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान देना होगा कि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक है, साथ ही ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और ईरान पारंपरिक हथियार से पूरी तरह से लैस है। ईरान खुरमशहर 4, फतेह 1, 2, 3 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल का स्टॉक रखा हुआ है। पिछले दिनों आपने देखा होगा ईरान ने एक डांसिंग मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया था। तो यही कारण है कि ईरान अभी भी एग्रेसिव तरीके से लड़ रहा है और सुपर पावर के चूल्हे हिलाए हुआ है। दोस्तों अब चलिए देखते हैं इस युद्ध का अभी स्थिति क्या है और करंट न्यूज क्या आ रहे हैं। दोस्तों एक पोस्ट देखिए जिसमें लिखा हुआ है कि जहां एक ओर अमेरिका वेनेजुएला से सोना लूटने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर ईरानी महिलाएं अपने देश को बचाने के लिए सोना दान करने के लिए कतार में खड़ी हुई है। दोस्तों पिछले दिनों आपने एक खबर सुना होगा जिसमें ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के सचिव पीट हेक्सेथ ने पेंटागन में ईरान युद्ध में खर्चा को पूरा करने के लिए कांग्रेस से 20 अरब डॉलर की मांग की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईरान ने सुपर पावर की ये स्थिति कर दी है कि अब युद्ध लड़ने के लिए भी चांदा मांग रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि पेंटागन अमेरिकी मिलिट्री और लीडरशिप का बहुत बड़ा बेस है। दोस्तों इधर ईरान अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है और ईरान ने कंफर्म किया है कि उसने कम से कम 3 अमेरिकी लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। दोस्तों अमेरिकी F-35 विमान के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अमेरिका के लिए अजेय, अभेद और सबसे खतरनाक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट था। दोस्तों इस विमान पर ट्रंप को बहुत बड़ा घमंड था, लेकिन ईरान ने ट्रंप की इस घमंड को तोड़ दिया। और दोस्तों इधर जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ट्रंप से मिलने अमेरिका के व्हाइट हाउस में आए थे। इनकी भी मजबूरी है, क्योंकि ये युद्ध और बढ़ा और नौबत परमाणु अटैक तक पहुंचेगा तो सबसे पहले उत्तर कोरिया जापान पर ही परमाणु अटैक करेगा। दोस्तों जापानी पीएम सनाए ने इस युद्ध को विराम करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी बारूदी सुरंग को साफ करने के लिए अपनी सेना भेजने की तैयारी कर रही है। दोस्तों फिलहाल जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि ईरान ने 20 मार्च को डिएगो गार्सिया में स्थित संयुक्त अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो एक तरफ ट्रंप है जो बार बार कह रहा है कि ईरान में अब मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने वाला है, तो दूसरी ओर ईरान इतना बड़ा अटैक करके दिखा रहा है कि उसके पास मिसाइली क्षमता कितना मजबूत है। दोस्तों आप यहाँ पर एक कार्टून देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण चाहता है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुद ट्रंप पर ही नियंत्रण कर लिया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अभी कुछ देर पहले ट्रंप अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक धमकी दे रहा है कि ईरान को धमकी दे रहा है कि 24 घंटे के अंदर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करे, नहीं तो ट्रंप इस युद्ध को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाने वाला है। लेकिन दोस्तों ऐसा लगता है कि ट्रंप के इस धमकी को ईरान पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ट्रंप के इस धमकी के बाद एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शत्रु देशों को छोड़कर अन्य सभी देशों के जहाज़ों को जाने की पूरी आज़ादी दी जाती है। यानी ईरान किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री चौक पॉइंट है, जिसको युद्ध के कारण ईरान ने बंद कर दिया है और अपने डिफेंस ताकत को यहाँ पर तैनात कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही दुनिया भर में क्रूड ऑयल का निर्यात होता था। इसके साथ ही गैस, खाद्य सामग्री जैसे संसाधनों का भी इसी रास्ते से निर्यात होता था, लेकिन ईरान ने इस रास्ते को बंद करके दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं ईरान अपना अगला कदम क्या उठाता है और यह युद्ध आगे कहां तक जाता है।